नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका हॉरर हंटर जो आपको सुनाता है कुछ बेहद खौफनाक डरावने किस्से। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक घटना जो बताई है हमारे सब्सक्राइबर राकेश शर्मा ने, जिन्होंने अपने साथ एक ट्रेन यात्रा के दौरान हुई खौफनाक घटना को बताया है। उनकी घटना की तरफ बढ़ने से पहले आपसे बस इतना कहूंगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हर रोज सुन सके ऐसे कुछ खौफनाक डरावने किस्से। और हाँ, अगर आप रेगुलर व्यूअर है तो आपको पता ही होगा, और यदि नहीं तब भी कहानी के अंत में आपके लिए कुछ खास है, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर सुनिएगा। और समय न लेते हुए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ और सुनते हैं राकेश जी की कहानी। उन्हीं के शब्दों में। मेरा नाम राकेश शर्मा है और मैं एक इतिहासकार हूं। मुझे भारत की पुरानी विरासत और ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जानने और लिखने का बहुत शौक है। इसी शौक के चलते मैंने नीलगिरी माउंटेन रेलवे की यात्रा का निर्णय लिया। नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जिसे नीलगिरी पर्वतीय रेलवे के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध हेरिटेज रेलवे है जो तमिलनाडु के खूबसूरत पहाड़ों से होकर गुजरती है। ये रेलवे 1908 में ब्रिटिश काल के दौरान बनाई गई थी और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। इस यात्रा का उद्देश्य था नीलगिरी माउंटेन रेलवे के इतिहास और उससे जुड़े रहस्यों की खोज करना। मैं इस रेलवे की पुरानी कहानियों और उसके निर्माण से जुड़े रहस्यों को जानना चाहता था। मेरे लिए यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक शोध यात्रा थी, जिसमें मैं इस रेलवे से जुड़ी अनसुनी कहानियों और घटनाओं को समझने की कोशिश कर रहा था। मेरे पास इस यात्रा के लिए एक विशेष अनुमति थी, जिससे मुझे इस ट्रेन के विशेष डिब्बे में यात्रा करने का मौका मिला। यह डिब्बा सामान्य डिब्बों से अलग था और इसे विशेष रूप से हेरिटेज यात्रियों के लिए सजाया गया था। मैंने सुना था कि इस डिब्बे में कुछ अद्भुत और रहस्यमयी कहानियां छिपी हुई हैं, जिन्हें जानने का मुझे बेसब्री से इंतजार था। मेरे साथ इस डिब्बे में कई अन्य यात्री भी यात्रा कर रहे थे। इनमें से कुछ पर्यटक थे जो इस अद्भुत यात्रा का अनुभव लेने आए थे, जबकि कुछ स्थानीय लोग थे जो अपने दैनिक कामकाज के लिए यात्रा कर रहे थे। पहला यात्री जिसे मैंने देखा वह एक विदेशी पर्यटक था जिसका नाम जॉन था। जॉन ब्रिटेन से आया था और उसे भारतीय रेलवे और उसकी धरोहर में विशेष रुचि थी। वह हर समय अपने कैमरे से फोटो खींचता रहता था और ट्रेन के हर हिस्से की बारीकी से जांच करता था। दूसरी ओर एक स्थानीय व्यापारी था जिसका नाम रमेश था। वह अपने व्यापार के सिलसिले में यात्रा कर रहा था। रमेश एक मिलनसार व्यक्ति था और उसने मुझसे बातचीत की शुरुआत की। उसने मुझे बताया कि वह इस यात्रा पर पहली बार जा रहा है और उसने नीलगिरी माउंटेन रेलवे के बारे में बहुत कुछ सुना था। तीसरी यात्री एक महिला थी जिसका नाम सीमा था। सीमा एक शिक्षक थी और वह अपने स्कूल की छुट्टियों में अपने बच्चों के साथ यात्रा कर रही थी। उसके बच्चे इस यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित थे और ट्रेन के हर हिस्से को देखने के लिए दौड़ रहे थे। इन यात्रियों के अलावा ट्रेन में कुछ अन्य लोग भी थे, जिनमें से कुछ स्थानीय लोग थे जो अपने कामकाज के लिए यात्रा कर रहे थे। इन सभी यात्रियों के बीच मैं अपने उद्देश्य के साथ खड़ा था, इस रेलवे की रहस्यमयी कहानियों को खोजने के लिए तैयार। ट्रेन ने अपनी यात्रा की शुरुआत की और धीरे धीरे पहाड़ियों की ओर बढ़ने लगी। नीलगिरी माउंटेन रेलवे की यात्रा वास्तव में अद्भुत और रोमांचक थी। ट्रेन की खिड़कियों से बाहर झांकने पर हरे भरे पहाड़ों और घने जंगलों का दृश्य दिखाई दे रहा था। यह दृश्य इतना सुंदर था कि इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे यात्रा और भी रोमांचक होती जा रही थी। ट्रेन के रुकने पर यात्रियों को आसपास के स्थलों का आनंद लेने का मौका मिल रहा था। हर स्टेशन पर स्थानीय संस्कृति और वहां के लोगों की जीवन शैली को देखने का मौका मिल रहा था। ट्रेन के डिब्बे भी बहुत सुंदर और आरामदायक थे। हर डिब्बे में पुराने जमाने की सजावट की गई थी, जिससे यात्रा का अनुभव और भी खास बन रहा था। डिब्बे की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और चित्र लगे हुए थे जो इस रेलवे के इतिहास को दर्शा रहे थे।
ट्रेन की यात्रा के दौरान हमें कई छोटे छोटे पुलों और सुरंगों से होकर गुजरना पड़ा। यह अनुभव बहुत ही रोमांचक था। हर सुरंग से गुजरते समय ट्रेन के अंदर एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी, जो एक रहस्यमयी माहौल पैदा करती थी। इस यात्रा की खूबसूरती के साथ साथ एक अजीब सा रहस्य भी महसूस हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस ट्रेन में कुछ अनकही कहानियां छिपी हुई हैं, जिन्हें जानने का मुझे बेसब्री से इंतजार था। यात्रा के दौरान मैंने अपने कैमरे में कई तस्वीरें खींची और अपने नोट्स में हर महत्वपूर्ण बिंदु को दर्ज किया। जब ट्रेन पहाड़ियों की ओर बढ़ने लगी तो धीरे धीरे शाम ढलने लगी और रात का अंधेरा छाने लगा। ट्रेन के शापित डिब्बे में बैठे सभी यात्री यात्रा का आनंद ले रहे थे। अचानक ट्रेन के अंदर की लाइट्स टिमटिमाने लगीं। शुरुआत में यात्रियों ने इसे बिजली की अस्थिरता समझा और ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे लाइट्स की टिमटिमाहट बढ़ने लगी, डिब्बे में एक अजीब सा माहौल बनने लगा। अचानक डिब्बे में एक ठंडी हवा का झोंका आया। यह हवा इतनी ठंडी थी कि यात्रियों को अपनी जगह पर हिलने को मजबूर कर दिया। मुझे भी यह हवा बहुत असामान्य लगी। ट्रेन के अंदर ऐसी ठंडी हवा का झोंका आना सामान्य नहीं था। मैंने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। यह हवा जैसे किसी अदृश्य स्रोत से आ रही थी, जो डिब्बे में घूम रही थी। उस ठंडी हवा के झोंके के बाद एक और अजीब घटना हुई। मैंने साफ साफ सुनी कि डिब्बे में कहीं से अजीब फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। ये फुसफुसाहटें बहुत धीमी थीं, लेकिन स्पष्ट थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत पास में खड़ा होकर कुछ कह रहा हो, लेकिन आवाज इतनी धीमी थी कि शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। मैंने अपने आसपास देखा, लेकिन कोई भी यात्री कुछ नहीं बोल रहा था। मैंने ध्यान से सुना और मुझे महसूस हुआ कि यह फुसफुसाहटें किसी महिला की आवाज में थीं। यह आवाज डिब्बे के हर कोने में गूंज रही थी। ये सब कुछ बहुत रहस्यमयी था और मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या यह सब कुछ मेरी कल्पना थी या वाकई में इस डिब्बे में कुछ अजीब हो रहा था? जैसे जैसे समय बीतता गया, ये घटनाएं और भी बढ़ने लगीं। लाइट्स की टिमटिमाहट और तेज हो गई। ठंडी हवा के झोंके लगातार आते रहे और फुसफुसाहटें और स्पष्ट सुनाई देने लगीं। यह सब देखकर मुझे एहसास हुआ कि इस डिब्बे में वाकई में कुछ रहस्यमयी था। मैं सोच में पड़ गया कि क्या यह वही शापित डिब्बा है जिसके बारे में मैंने सुना था। मुझे इस डिब्बे के रहस्यों का पता लगाना था और इसके पीछे की सच्चाई को जानना था। जब डिब्बे में ये अजीब घटनाएं होने लगीं, तो यात्रियों की प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग थीं। शुरुआत में अधिकांश यात्री इन घटनाओं को नजरअंदाज कर रहे थे। उन्हें लगा कि ये सब सामान्य गड़बड़ियां हैं जो किसी भी पुराने ट्रेन डिब्बे में हो सकती हैं। लेकिन जैसे जैसे घटनाएं बढ़ने लगीं, यात्रियों के बीच चिंता और भय फैलने लगा। जॉन, जो ब्रिटेन से आया था, सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाला था। उसने अपने कैमरे से डिब्बे के अंदर की टिमटिमाती लाइट्स की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। उसने कहा, यह बहुत अजीब है, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। वह उत्साहित था, लेकिन उसकी आवाज में हल्का सा डर भी था। रमेश, जो स्थानीय व्यापारी था, सबसे अधिक चिंतित दिख रहा था। उसने मुझसे कहा, यह सब कुछ बहुत गलत है। मैंने सुना है कि इस ट्रेन में एक शापित डिब्बा है। क्या यह वही है? उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। उसने अपने आसपास देखा और भगवान का नाम लिया, जैसे उसे किसी बुरी शक्ति से बचाने के लिए प्रार्थना कर रहा हो। सीमा, जो अपने बच्चों के साथ यात्रा कर रही थी, सबसे अधिक भयभीत थी। उसने अपने बच्चों को अपने पास बुलाया और उन्हें गले लगाया। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसने मुझसे कहा, मेरे बच्चे बहुत डरे हुए हैं, हमें क्या करना चाहिए? उसकी आंखों में आंसू थे और वह बहुत परेशान थी। कुछ अन्य यात्री भी अपने अपने तरीके से इन घटनाओं का सामना कर रहे थे। कुछ लोग भगवान का नाम ले रहे थे, कुछ लोग डर से चुपचाप बैठे थे और कुछ लोग एक दूसरे से बात करके अपने डर को कम करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे यह सब देखकर एहसास हुआ कि यह डिब्बा वास्तव में कुछ रहस्यमयी था। यात्रियों की प्रतिक्रियाओं से यह स्पष्ट था कि कुछ न कुछ अजीब हो रहा था। मैं सोच में पड़ गया कि आगे और क्या होने वाला है। क्या यह सब कुछ और बढ़ेगा?
क्या हमें इस डिब्बे के रहस्य का पता चलेगा? ये सवाल मेरे मन में घूम रहे थे और मैं इस यात्रा के अगले मोड़ का इंतजार कर रहा था। इन घटनाओं को देखकर मेरे मन में भी डर और चिंता का भाव था, लेकिन एक इतिहासकार होने के नाते मेरी जिज्ञासा भी बढ़ गई थी। मैं जानना चाहता था कि इस डिब्बे के पीछे का रहस्य क्या है। मैंने अपने नोट्स में इन सभी घटनाओं को दर्ज किया और ध्यान से हर छोटी बड़ी बात का निरीक्षण करना शुरू किया। मैंने सबसे पहले लाइट्स की टिमटिमाहट का कारण जानने की कोशिश की। मैंने डिब्बे के इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जांच की, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं पाया। यह स्पष्ट था कि यह समस्या सामान्य नहीं थी और इसके पीछे कुछ और ही था। ठंडी हवा का झोंका भी बहुत अजीब था, क्योंकि ट्रेन के अंदर इतनी ठंडी हवा का आना संभव नहीं था। यह सब कुछ रहस्यमयी और असामान्य था। मैंने यात्रियों से उनकी प्रतिक्रियाओं के बारे में बात की और उनके अनुभवों को समझने की कोशिश की। सभी यात्री डर और चिंता में थे और उन्होंने मुझे अपने अनुभव बताए। उनके अनुभव भी मेरे जैसे ही थे। लाइट्स की टिमटिमाहट, ठंडी हवा और अजीब फुसफुसाहटें। ये सब सुनकर मुझे यकीन हो गया कि इस डिब्बे में वाकई में कुछ रहस्यमयी था। मैंने फैसला किया कि मैं इस डिब्बे के रहस्य को जानने के लिए आगे की योजना बनाऊंगा। मैंने अपने साथियों से बात की और उन्हें भी इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार किया। हम सभी ने मिलकर तय किया कि हम डिब्बे के हर कोने की जांच करेंगे और किसी भी असामान्य घटना का पता लगाएंगे। हमने अपने साथ टॉर्च, कैमरे और अन्य आवश्यक उपकरण लिए ताकि हम हर छोटी बड़ी बात को दर्ज कर सकें। हमने यह भी तय किया कि हम रात के समय डिब्बे के अंदर ही रहेंगे और हर घटना को ध्यान से देखेंगे। यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन हमें इस रहस्य का पता लगाना था। हम सभी तैयार थे और एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार थे। अगले दिन सुबह मैं और मेरे साथी इस रहस्यमयी डिब्बे के बारे में अधिक जानने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। हमने तय किया कि हमें इस डिब्बे के इतिहास और इससे जुड़ी कहानियों का पता लगाना होगा। मैंने अपने लैपटॉप और कुछ पुरानी किताबों का सहारा लिया जो मैंने इस यात्रा के लिए साथ लाई थी। इनमें से एक किताब नीलगिरी माउंटेन रेलवे के इतिहास पर आधारित थी, जिसमें इस रेलवे से जुड़ी कई पुरानी कहानियां और दस्तावेज शामिल थे। मैंने किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया और उसमें से महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करना शुरू किया। धीरे धीरे मुझे इस डिब्बे के बारे में कुछ रहस्यमयी कहानियां मिलनी शुरू हुईं। सबसे पहले मुझे पता चला कि इस डिब्बे को 1908 में बनाया गया था, जब नीलगिरी माउंटेन रेलवे का निर्माण हुआ था। इस डिब्बे को विशेष रूप से ब्रिटिश अधिकारियों के लिए तैयार किया गया था, जो इस खूबसूरत इलाके का आनंद लेने के लिए यात्रा करते थे। एक दस्तावेज में मैंने पढ़ा कि इस डिब्बे में एक बार ब्रिटिश अधिकारियों का एक समूह यात्रा कर रहा था। यह यात्रा 1920 के दशक की थी, जब भारत में ब्रिटिश शासन था। इस दस्तावेज में लिखा था कि उस समय इस डिब्बे में एक अजीब और डरावना घटना घटी थी, जिसके कारण यह डिब्बा शापित माना जाने लगा। यह घटना क्या थी, इसका विवरण वहां नहीं था, लेकिन यह स्पष्ट था कि यह घटना बहुत ही भयानक और असामान्य थी। इसके अलावा मुझे कुछ और कहानियां और दस्तावेज मिले, जिनमें इस डिब्बे के बारे में अलग अलग विवरण थे। इन दस्तावेजों में लिखा था कि इस डिब्बे में यात्रा करने वाले कई लोग अजीब और डरावने अनुभवों से गुजर चुके हैं। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने इस डिब्बे में भूतों को देखा है, जबकि कुछ ने अजीब आवाजें और फुसफुसाहटें सुनी हैं। यह सब पढ़कर मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। मैंने इन सभी दस्तावेजों और कहानियों को इकट्ठा किया और अपने साथियों के साथ साझा किया। हमने इन कहानियों और दस्तावेजों का अध्ययन किया और यह समझने की कोशिश की कि इस डिब्बे में ऐसा क्या हुआ था जिसने इसे शापित बना दिया। हमें यकीन था कि इस रहस्य का पता लगाने के लिए हमें और गहराई में जाना होगा और इस डिब्बे के इतिहास को पूरी तरह से समझना होगा। जैसे जैसे हम दस्तावेजों का अध्ययन करते गए, हमें एक बहुत ही चौंकाने वाली और भयानक कहानी का पता चला। इस कहानी के अनुसार 1920 के दशक में इस डिब्बे में एक भयानक नरसंहार हुआ था। इस नरसंहार की कहानी बहुत ही दर्दनाक और भयानक थी, जिसने इस डिब्बे को शापित बना दिया था। कहानी के अनुसार
उस समय इस डिब्बे में कुछ ब्रिटिश अधिकारी यात्रा कर रहे थे। उनके साथ कुछ भारतीय कर्मचारी और सैनिक भी थे जो उनकी सेवा कर रहे थे। यात्रा के दौरान डिब्बे में एक अजीब घटना घटी। ट्रेन एक अंधेरी और सुनसान सुरंग से गुजर रही थी जब अचानक डिब्बे की लाइट्स टिमटिमाने लगीं और ठंडी हवा का झोंका आया। ये सब देखकर अधिकारी घबरा गए और उन्होंने अपने सैनिकों को चौकन्ना रहने का आदेश दिया। अचानक डिब्बे में अजीब और डरावनी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। ये फुसफुसाहटें इतनी तेज और भयानक थीं कि सभी लोग डर गए। अधिकारियों ने सोचा कि यह सब किसी भारतीय विद्रोही का काम है जो उन्हें डराने के लिए कर रहा है। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे सभी भारतीय कर्मचारियों को पकड़ लें और उन्हें डिब्बे से बाहर फेंक दें। सैनिकों ने आदेश का पालन किया और सभी भारतीय कर्मचारियों को डिब्बे से बाहर निकालकर सुरंग में छोड़ दिया। ये बहुत ही भयानक और अमानवीय घटना थी। सुरंग में अंधेरा और ठंडी हवा का झोंका था जिसमें उन कर्मचारियों की जान चली गई। ये नरसंहार बहुत ही दर्दनाक और क्रूर था जिसने इस डिब्बे को शापित बना दिया। इसके बाद इस डिब्बे में यात्रा करने वाले लोगों ने अजीब और डरावने अनुभव करने शुरू कर दिए। उन्होंने इस डिब्बे में भूतों को देखा और अजीब फुसफुसाहटें सुनी। ये स्पष्ट था कि इस डिब्बे में मारे गए भारतीय कर्मचारियों की आत्माएं इस डिब्बे में फंसी हुई थीं और वे अपनी यातना की कहानी सुनाना चाहती थीं। इस भयानक कहानी को जानने के बाद हमने तय किया कि हमें इस रहस्य की पूरी तरह से खोज करनी होगी। हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी और इस डिब्बे के हर कोने की जांच करने का फैसला किया। हम जानना चाहते थे कि इस डिब्बे में और क्या-क्या रहस्य छिपे हुए हैं और इस नरसंहार की कहानी को और गहराई से समझना चाहते थे। हमने अपने साथ टॉर्च, कैमरे और अन्य आवश्यक उपकरण लिए और डिब्बे के हर कोने की जांच शुरू की। सबसे पहले हमने उस जगह की जांच की जहां से ठंडी हवा का झोंका आ रहा था। हमें वहां कोई भी स्रोत नहीं मिला जिससे यह स्पष्ट था कि यह हवा किसी अदृश्य स्रोत से आ रही थी। हमने डिब्बे की दीवारों को भी जांचा, लेकिन वहां भी कुछ असामान्य नहीं मिला। इसके बाद हमने उन फुसफुसाहटों का स्रोत जानने की कोशिश की। हमने डिब्बे के हर कोने में ध्यान से सुना, लेकिन कोई स्पष्ट स्रोत नहीं मिला। यह फुसफुसाहटें हर जगह से आ रही थीं और यह समझ पाना मुश्किल था कि उनका स्रोत कहाँ है। हमने अपने कैमरों से डिब्बे के अंदर की तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किए ताकि हम बाद में इन्हें ध्यान से देख सकें। हमें उम्मीद थी कि इन तस्वीरों और वीडियो में हमें कुछ असामान्य चीजें देखने को मिलेंगी। हमने डिब्बे के पुराने दस्तावेजों और कहानियों का अध्ययन जारी रखा ताकि हम इस रहस्य को पूरी तरह से समझ सकें। हमने तय किया कि हम रात के समय इस डिब्बे में ही रहेंगे और हर घटना को ध्यान से देखेंगे। यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन हमें इस रहस्य का पता लगाना था। हम सभी तैयार थे और एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार थे। रात का समय था और डिब्बे में सभी यात्री अजीब घटनाओं के बारे में बातें कर रहे थे। वातावरण में एक असामान्य सा डर और बेचैनी थी। अचानक एक यात्री की चिल्लाने की आवाज आई, वो देखो, वहां कोई है। सभी ने उस दिशा में देखा और हम सब ने एक भूतिया आकृति देखी। यह आकृति स्पष्ट रूप से मानव की थी, लेकिन उसकी रूपरेखा धुंधली थी। वह हवा में तैर रही थी और उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। यह आकृति धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। पहली भूतिया आकृति एक महिला की थी जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसकी आंखों में गहरा दुख और दर्द था। वह महिला फुसफुसा रही थी जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन उसकी आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंच रही थी। वह महिला उस जगह खड़ी थी जहां से ठंडी हवा का झोंका आ रहा था। यह देखकर मुझे यकीन हो गया कि यह वही महिला थी जो उस नरसंहार में मारी गई थी। इसके बाद और भी भूतिया आकृतियां दिखाई देने लगीं। इनमें से कुछ ब्रिटिश अधिकारियों की थीं, जो उस समय के उच्च पदस्थ अधिकारी थे। उनके चेहरे पर भी दर्द और डर साफ झलक रहा था। वे सभी हमारे चारों ओर घूमने लगे और उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और पश्चाताप की छाया थी। हर भूतिया आकृति की अपनी एक कहानी थी। उनमें से एक भूतिया आकृति एक युवा भारतीय सैनिक की थी जो अपनी वर्दी में था। उसकी आंखों में भी वही दर्द और दुख था जो उस महिला की आंखों में था। वह सैनिक बार बार अपनी छाती की ओर इशारा कर रहा था,
जैसे वह हमें कुछ दिखाना चाहता हो। यह सब देखकर हमें यकीन हो गया कि ये भूत उन्हीं लोगों के थे जो उस नरसंहार में मारे गए थे। वे सभी अपनी यातना और दर्द को हम तक पहुंचाना चाहते थे। हमें लगा कि यह उनका बदला लेने का तरीका था कि वे हमें यह सब दिखाकर अपने दर्द को साझा करना चाहते थे। जैसे जैसे भूतिया आकृतियां हमारे सामने प्रकट होती गईं, डिब्बे में यात्रियों के बीच डर और चिंता का माहौल और भी बढ़ गया। सभी यात्री भयभीत थे और कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब कैसे हो रहा है। कुछ यात्री चिल्ला रहे थे, कुछ भगवान का नाम ले रहे थे और कुछ अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। सीमा, जो अपने बच्चों के साथ यात्रा कर रही थी, सबसे अधिक डर गई थी। उसने अपने बच्चों को अपने पास बुलाया और उन्हें गले लगाया। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ दिख रही थी। उसने मुझसे कहा, क्या यह सब सच है? क्या हम सब यहाँ मरने वाले हैं? उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। जॉन, जो ब्रिटेन से आया था, ने अपने कैमरे से इन भूतिया आकृतियों की तस्वीरें लेने की कोशिश की, लेकिन उसका कैमरा काम नहीं कर रहा था। उसने मुझे बताया, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। ये सब बहुत ही अजीब और डरावना है। उसकी आवाज में भी हल्का सा डर था। रमेश, जो स्थानीय व्यापारी था, सबसे अधिक चिंतित दिख रहा था। उसने अपने भगवान का नाम लिया और प्रार्थना करने लगा। उसने मुझसे कहा, यह सब बहुत गलत है। हमें इस डिब्बे से बाहर निकलना होगा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। बाकी यात्री भी अपने अपने तरीके से इस डर और चिंता का सामना कर रहे थे। कुछ लोग चुपचाप बैठे थे और डर से कांप रहे थे, जबकि कुछ लोग एक दूसरे से बात करके अपने डर को कम करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने देखा कि डिब्बे में हर यात्री डर और चिंता में था। मैंने अपने साथियों से बात की और उन्हें शांत करने की कोशिश की। मैंने उनसे कहा, हमें शांत रहना होगा और इस रहस्य का पता लगाना होगा। हमें डरने की जरूरत नहीं है। मेरी कोशिश थी कि हम सब मिलकर इस डर का सामना करें और इस डिब्बे के रहस्य का पता लगाएं। इन भूतिया घटनाओं को देखकर मेरे मन में भी डर और चिंता का भाव था, लेकिन एक इतिहासकार होने के नाते मेरी जिज्ञासा भी बढ़ गई थी। मैं जानना चाहता था कि इस डिब्बे के पीछे का रहस्य क्या है और इन भूतिया आकृतियों का क्या मतलब है। मैंने अपने नोट्स में इन सभी घटनाओं को दर्ज किया और ध्यान से हर छोटी बड़ी बात का निरीक्षण करना शुरू किया। मैंने अपने साथियों से बात की और उन्हें भी इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार किया। हमने तय किया कि हम डिब्बे के हर कोने की जांच करेंगे और किसी भी असामान्य घटना का पता लगाएंगे। हमने अपने साथ टॉर्च, कैमरे और अन्य आवश्यक उपकरण लिए ताकि हम हर छोटी बड़ी बात को दर्ज कर सकें। हमने यह भी तय किया कि हम रात के समय डिब्बे के अंदर ही रहेंगे और हर घटना को ध्यान से देखेंगे। यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन हमें इस रहस्य का पता लगाना था। हम सभी तैयार थे और एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार थे। हमने अपनी योजना बनाई और अगले अध्याय की तैयारी की। हमें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन हम तैयार थे। हमें इस शापित डिब्बे के रहस्य का पता लगाना था और इसके पीछे की सच्चाई को जानना था। हमारे सामने एक लंबी और कठिन यात्रा थी, लेकिन हम इसके लिए तैयार थे। हमने रात भर जागकर डिब्बे के हर कोने की जांच की। हमने भूतिया आकृतियों के साथ बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाजें बहुत धीमी थीं और हम कुछ भी स्पष्ट नहीं सुन पाए। हमने यह भी महसूस किया कि ये भूत हमारी मदद चाहते थे, लेकिन वे खुद भी किसी तरह के शाप में फंसे हुए थे। जैसे जैसे ट्रेन पहाड़ों की ओर बढ़ती गई, वातावरण और भी डरावना होता गया। पहाड़ियों की घुमावदार पटरियों पर ट्रेन की गति धीमी हो गई और ठंडी हवाएं डिब्बे में घुसने लगीं। घने जंगलों और अंधेरी सुरंगों से गुजरते हुए हम सभी ने महसूस किया कि कुछ बहुत ही असामान्य हो रहा है। रात का समय था और ट्रेन के हर झटके के साथ डिब्बे में भूतिया घटनाएं बढ़ती जा रही थीं। एक रात जब हम एक अंधेरी सुरंग से गुजर रहे थे, ट्रेन अचानक रुक गई। डिब्बे की लाइट्स टिमटिमाने लगीं और ठंडी हवा का झोंका फिर से महसूस होने लगा। यह हवा इतनी ठंडी थी कि हमें अपनी सांसों में बर्फ जैसा ठंडक महसूस हो रही थी। इस बार भूतिया आकृतियां पहले से भी ज्यादा स्पष्ट दिखने लगीं।
उन्होंने हमें घेर लिया और उनकी आंखों में गहरा क्रोध और दुख साफ दिख रहा था। वे हमें घूर रहे थे, जैसे वे हमारी आत्माओं को देख रहे हों। एक आकृति ने अपने हाथ उठाए और उसकी उंगलियों से खून टपकने लगा। यह दृश्य इतना भयानक था कि कुछ यात्री चिल्ला उठे और उन्होंने डिब्बे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। एक और भूतिया आकृति एक छोटे बच्चे की थी जो अपनी मां के साथ था। बच्चे की आंखों में गहरा दुख था और वह अपनी मां को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी मां की भूतिया आकृति उससे दूर होती जा रही थी। यह दृश्य बहुत ही दिल दहला देने वाला था। ट्रेन की खिड़कियों से बाहर देखने पर हमें घने जंगल और पहाड़ियां दिख रही थीं। यह सब कुछ बहुत ही डरावना और असामान्य लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी भूतिया दुनिया में फंसे हुए हैं, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हर छोटी सी आवाज, हर हलचल हमें और भी डरावनी लग रही थी। यहाँ तक कि हमारे मोबाइल फोन और कैमरे भी काम नहीं कर रहे थे। हमें लगा कि हम पूरी तरह से इस भूतिया माहौल में फंसे हुए हैं, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यह भयानक माहौल हमारी सहन शक्ति की परीक्षा ले रहा था और हमारे धैर्य को तोड़ रहा था। जैसे जैसे भूतिया घटनाएं बढ़ती गईं, डिब्बे में एक और भयानक घटना घटित हुई। एक रात जब हम सभी डर और चिंता में डूबे हुए थे, एक यात्री गायब हो गया। ये यात्री रमेश था, जो स्थानीय व्यापारी था और हमेशा भगवान का नाम लेकर प्रार्थना करता रहता था। उसकी प्रार्थनाएं भी उसे इस भयानक माहौल से बचा नहीं सकीं। रमेश के गायब होने के बाद हमने डिब्बे की हर कोने की जांच की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में गायब हो गया हो। उसकी सीट पर उसकी भगवान की माला और प्रार्थना की किताबें पड़ी हुई थीं, लेकिन वह खुद वहां नहीं था। यह घटना बहुत ही डरावनी थी और हम सभी यात्री और भी अधिक डर गए। रमेश के गायब होने के बाद अन्य यात्री भी डर और चिंता में डूब गए। सभी ने सोचा कि कहीं अगला नंबर उनका तो नहीं। यह सोचकर सभी यात्री और भी डर गए और एक दूसरे के करीब आ गए। कुछ यात्रियों ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, जबकि कुछ ने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। ये सब देखकर मुझे भी डर लगने लगा था, लेकिन मैंने अपने आप को संयमित रखा और स्थिति को समझने की कोशिश की। अगली सुबह एक और यात्री गायब हो गया। इस बार यह सीमा थी, जो अपने बच्चों के साथ यात्रा कर रही थी। उसकी गायब होने की घटना और भी भयानक थी। उसके बच्चे चिल्ला रहे थे और उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उसकी सीट पर उसकी बच्चों की तस्वीरें और कुछ खिलौने पड़े हुए थे, लेकिन वह खुद वहां नहीं थी। ये सब देखकर हमारे दिलों में और भी डर बैठ गया। इस तरह एक एक करके यात्री गायब होने लगे। ये सब इतना असामान्य और भयानक था कि हम सब डर और चिंता में डूब गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है और इन घटनाओं का अंत कब होगा। यात्रियों के गायब होने की घटनाओं के बाद हम सब ने तय किया कि हमें एकजुट होकर इसका हल ढूंढना होगा। हमने एक बैठक बुलाई, जिसमें सभी यात्री शामिल हुए। हमने अपनी चिंताओं और डर को साझा किया और एक दूसरे का समर्थन किया। हमने यह भी तय किया कि हम सब मिलकर इस रहस्य का पता लगाएंगे और इसके पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे। मैंने अपने साथियों को प्रोत्साहित किया और उनसे कहा, हमें एकजुट होकर इस भयानक माहौल का सामना करना होगा। हम सब मिलकर इस रहस्य का पता लगाएंगे और इसका हल ढूंढेंगे। हमें डरने की जरूरत नहीं है। मेरी बातों से सभी यात्री थोड़े शांत हो गए और उन्होंने एकजुट होकर इस समस्या का सामना करने का संकल्प लिया। हमने एक योजना बनाई और तय किया कि हम सब मिलकर डिब्बे की हर कोने की जांच करेंगे और किसी भी असामान्य घटना का पता लगाएंगे। हमने यह भी तय किया कि हम रात के समय एक साथ रहेंगे और किसी को भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। यह योजना सभी को थोड़ी राहत दी और हमें यकीन हो गया कि हम सब मिलकर इस रहस्य का सामना कर सकते हैं। हमने अपने साथ टॉर्च, कैमरे और अन्य आवश्यक उपकरण लिए और डिब्बे की जांच शुरू की। हमने हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा और हर घटना को दर्ज किया। हमने यह भी देखा कि भूतिया आकृतियां अब और भी स्पष्ट हो गई थीं और वे हमसे कुछ कहना चाहती थीं। हमने उनकी बातों को समझने की कोशिश की और यह जानने की कोशिश की कि वे हमसे क्या कहना चाहती हैं।
हमने अपने कैमरों से भूतिया आकृतियों की तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किए ताकि हम बाद में इन्हें ध्यान से देख सकें। हमें उम्मीद थी कि इन तस्वीरों और वीडियो में हमें कुछ असामान्य चीजें देखने को मिलेंगी। हमने डिब्बे के पुराने दस्तावेजों और कहानियों का अध्ययन जारी रखा ताकि हम इस रहस्य को पूरी तरह से समझ सकें। हमारे समूह ने यह समझ लिया था कि इन भूतिया घटनाओं का कोई समाधान खोजे बिना हम इस भयानक परिस्थिति से बाहर नहीं निकल सकते। इतिहासकार होने के नाते मैंने भूतों के साथ संवाद करने का तरीका ढूंढने का निर्णय लिया। मैंने अपने साथियों को इकट्ठा किया और हम सब ने मिलकर इस दिशा में कदम बढ़ाया। हमने पहले डिब्बे की हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा की। डिब्बे में जहां जहां भूतिया घटनाएं हो रही थीं, वहां वहां हमने अपनी खोज शुरू की। हमें एक पुरानी किताब मिली जिसमें कुछ मंत्र और अनुष्ठानों के बारे में जानकारी थी। मैंने उस किताब का अध्ययन किया और उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें निकालीं। किताब में लिखा था कि भूतों के साथ संवाद करने के लिए एक विशेष मंत्र का उपयोग किया जा सकता है। इस मंत्र का उपयोग करने के लिए हमें डिब्बे के एकांत स्थान पर बैठकर ध्यान करना होगा और उस मंत्र का जाप करना होगा। हमने यह निर्णय लिया कि हम सब मिलकर इस मंत्र का जाप करेंगे और भूतों के साथ संवाद करने की कोशिश करेंगे। हमने रात के समय, जब सभी यात्री सो रहे थे, इस अनुष्ठान को करने का फैसला किया। मैंने अपने साथियों को समझाया कि हमें पूरी एकाग्रता के साथ इस मंत्र का जाप करना होगा और ध्यान रखना होगा कि कोई भी बाहरी आवाज या हलचल हमारे ध्यान को भंग न करे। हम सब ने मिलकर इस अनुष्ठान को शुरू किया और मंत्र का जाप करना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र का जाप बढ़ता गया, हमें एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। वातावरण में एक असामान्य सी शांति और गहराई थी। हमारी आंखों के सामने धुंधली आकृतियां प्रकट होने लगीं। ये वही भूतिया आकृतियां थीं जो हमें पहले दिखाई दी थीं। उन्होंने हमारे चारों ओर घेरा बना लिया और हमें घूरने लगीं। हमने ध्यान से उनकी ओर देखा और उनसे संवाद करने की कोशिश की। मैंने उनसे पूछा, आप कौन हैं और हमसे क्या चाहते हैं? उनकी धुंधली आकृतियां धीरे धीरे स्पष्ट होने लगीं और उनकी आंखों में गहरा दुख और पीड़ा दिखाई देने लगी। उन्होंने हमारी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी आंखों में कुछ कहने की ललक थी। हमें समझ में आ गया कि हमें और अधिक ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। जैसे जैसे हम भूतों के साथ संवाद करने में अधिक सक्षम होते गए, हमें उनकी कहानियां और उनकी पीड़ाएं समझ में आने लगीं। हमें पता चला कि ये आत्माएं उसी नरसंहार की पीड़ित थीं जिसने इस डिब्बे को शापित बना दिया था। वे हमें यह बताने की कोशिश कर रही थीं कि उन्हें इस दुनिया से मुक्त होना है, लेकिन इसके लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। हमने उनके इशारों और संकेतों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और पाया कि वे हमें एक विशेष स्थान की ओर इशारा कर रहे थे। यह स्थान पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा मंदिर था जहां यह नरसंहार हुआ था। हमें समझ में आ गया कि हमें इस स्थान पर जाकर एक विशेष अनुष्ठान करना होगा ताकि हम इन आत्माओं को मुक्त कर सकें। हमने अपनी योजना बनाई और तय किया कि हम अगले स्टेशन पर उतरकर इस स्थान की ओर प्रस्थान करेंगे। हमें यह भी ध्यान रखना था कि हम इस अनुष्ठान को सही समय पर करें, क्योंकि अगर हमने इसे सही तरीके से नहीं किया तो इन आत्माओं की पीड़ा और भी बढ़ जाएगी। हमने यह भी निर्णय लिया कि हम सब मिलकर इस अनुष्ठान को करेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। हमने अपने सामान को तैयार किया और अगले स्टेशन पर उतरने की तैयारी की। हमें यह भी ध्यान रखना था कि हमें इस अनुष्ठान के लिए आवश्यक सामग्री जुटानी होगी। मैंने अपने साथियों को इसके बारे में समझाया और हमने मिलकर यह तय किया कि हम सब मिलकर इस कार्य को पूरा करेंगे। हमने अपने अनुष्ठान के लिए आवश्यक सामग्री जुटाई, जिसमें कुछ धार्मिक उपकरण, फूल और कुछ विशेष वस्त्र शामिल थे। हमने यह भी सुनिश्चित किया कि हमारे पास अनुष्ठान के लिए आवश्यक मंत्र और निर्देश सही तरीके से हों। हमें इस अनुष्ठान को सही तरीके से करना था ताकि हम इन आत्माओं को इस दुनिया से मुक्त कर सकें। हमने तय किया कि हम अगली सुबह इस स्थान की ओर प्रस्थान करेंगे और अनुष्ठान को पूरा करेंगे। हमें उम्मीद थी कि इस अनुष्ठान के बाद हम इन आत्माओं को मुक्त कर सकेंगे और इस भयानक माहौल से बाहर निकल सकेंगे। अगली सुबह
हमने अपने अनुष्ठान की तैयारी की और उस विशेष स्थान की ओर प्रस्थान किया। यह स्थान पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा मंदिर था जो अब खंडहर में बदल चुका था। मंदिर के आसपास का माहौल बहुत ही डरावना और भयानक था। हमें यहां आकर एक अजीब सी शांति और गहराई महसूस हो रही थी। हमने मंदिर के अंदर जाकर अपनी सामग्री को व्यवस्थित किया और अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। मैंने अपने साथियों को अनुष्ठान के बारे में समझाया और उन्हें निर्देश दिए कि हमें इसे सही तरीके से और पूरी एकाग्रता के साथ करना होगा। हमने अपने विशेष वस्त्र पहने और अनुष्ठान के लिए आवश्यक मंत्र का जाप करना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र का जाप बढ़ता गया, मंदिर के अंदर की ऊर्जा और भी गहरी होती गई। हमने महसूस किया कि हमें एक अदृश्य शक्ति का समर्थन मिल रहा है जो हमें इस अनुष्ठान को पूरा करने में मदद कर रही है। भूतिया आकृतियां भी हमारे चारों ओर घूमने लगीं, लेकिन इस बार उनकी आंखों में क्रोध और दुख के बजाय शांति और संतोष का भाव था। हमने अनुष्ठान के दौरान हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा और सुनिश्चित किया कि हम हर निर्देश का पालन कर रहे हैं। हमने मंदिर के अंदर फूलों की मालाएं सजाईं और धार्मिक उपकरणों का उपयोग किया। ये सब देखकर हमें यह महसूस हुआ कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं और हमारा अनुष्ठान सफल हो रहा है। अनुष्ठान के अंतिम चरण में हमने सभी भूतिया आकृतियों की आत्माओं को शांत करने के लिए विशेष मंत्र का जाप किया और उन्हें इस दुनिया से मुक्त करने की प्रार्थना की। हमने अपने दिलों में यह विश्वास रखा कि हमारा अनुष्ठान सफल होगा और हम इन आत्माओं को इस पीड़ा से मुक्त कर सकेंगे। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, हमें मंदिर के अंदर एक अद्भुत शांति और गहराई महसूस हुई। भूतिया आकृतियां धीरे धीरे गायब होने लगीं और उनकी आंखों में संतोष और शांति का भाव था। हमें यह महसूस हुआ कि हमारा अनुष्ठान सफल हुआ है और हमने इन आत्माओं को इस दुनिया से मुक्त कर दिया है। हमने एक दूसरे को धन्यवाद दिया और इस सफलता का जश्न मनाया। हमें यह महसूस हुआ कि हमने एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा किया है और इन आत्माओं की पीड़ा को समाप्त कर दिया है। हमने एकजुट होकर इस भयानक माहौल का सामना किया और इस रहस्य का समाधान ढूंढा। हमारे अनुष्ठान की तैयारी पूरी हो चुकी थी और हम सभी ने तय किया कि अब हमें उस विशेष स्थान पर पहुंचना है जहां हम अनुष्ठान को पूरा कर सकें। यह स्थान, जो एक पुराने खंडहर मंदिर के रूप में था, पहाड़ों के बीच एक दुर्गम जगह पर स्थित था। ट्रेन की यात्रा के बाद हम सभी ने उस स्थान की ओर ट्रैक्टर और पैदल यात्रा की। पहुंचते ही हमें मंदिर का खंडहर नजर आया जो अब बहुत ही उजात और धूल से ढंका हुआ था। मंदिर की दीवारें टूटी हुई थीं और उसके चारों ओर झाड़ झंखाड़ उग आए थे। यह जगह न केवल भयानक लग रही थी बल्कि उसकी गहरी चुप्पी भी असामान्य थी। एक अजीब सी शांति और रहस्यमय वातावरण ने हमें घेर लिया था। हमने मंदिर के अंदर जाकर अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। मैंने अपने साथियों को निर्देश दिया कि हमें पूरी सावधानी से और एकाग्रता के साथ यह कार्य करना होगा। मंदिर के अंदर अंधेरा था और हम अपने टॉर्च और अन्य उपकरणों की सहायता से अंधेरे को चीरते हुए काम करने लगे। हमने विशेष वस्त्र पहने, फूलों की मालाएं सजाईं और अनुष्ठान के लिए आवश्यक सामग्री को व्यवस्थित किया। हमने जैसे ही मंत्र का जाप शुरू किया, मंदिर के चारों ओर एक असामान्य हलचल महसूस होने लगी। हमारे चारों ओर की ऊर्जा अचानक बदलने लगी और भूतिया आकृतियां धीरे धीरे प्रकट होने लगीं। हमें यह महसूस हुआ कि हमारी तैयारी सही दिशा में है, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि अनुष्ठान के दौरान कोई भी गलत कदम न उठाए। अनुष्ठान के दौरान हमें यह महसूस हुआ कि भूतिया आकृतियां हमें रोकने की कोशिश कर रही हैं। वे हमारे पास आकर चिढ़ा रही थीं और हमारे काम को बाधित कर रही थीं। हमने पूरी एकाग्रता के साथ मंत्र का जाप जारी रखा और अनुष्ठान को सही तरीके से पूरा करने की कोशिश की। हमें यह समझ में आ गया था कि हमें अपने कार्य में पूरी तरह से सफल होना है, अन्यथा आत्माओं की पीड़ा और बढ़ जाएगी। जैसे ही हमने अनुष्ठान शुरू किया, भूतिया आकृतियां और भी अधिक प्रकट होने लगीं और वे हमारे चारों ओर मंडराने लगीं। उनका व्यवहार बहुत ही अजीब और खतरनाक था। वे हमारे अनुष्ठान को बाधित करने की पूरी कोशिश कर रही थीं और हमें डराने की कोशिश कर रही थीं।
एक आकृति ने अचानक मेरे पास आकर मुझे घूरना शुरू किया। उसकी आंखों में गहरा क्रोध था और उसके हाथों से खून बह रहा था। उसने मेरे पास आकर मुझसे कुछ कहा, लेकिन मैं उसकी बात पूरी तरह से समझ नहीं पाया। इसके बाद एक अन्य भूतिया आकृति ने मेरे साथी के पास जाकर उसे घेर लिया और उसकी आंखों में गहरा दुख और पीड़ा दिखाई देने लगा। भूतिया आकृतियां अचानक और भी भयानक हो गईं और उन्होंने हमसे भिड़ना शुरू कर दिया। वे हमें धक्का देने लगीं, हमारी सामग्री को उलट-पुलट करने लगीं और हमारे मंत्र के जाप को रोकने की कोशिश करने लगीं। ये सब कुछ इतना अचानक और भयानक था कि हम सभी को अपने जीवन की चिंता हो रही थी। हमने एकजुट होकर भूतिया आकृतियों का सामना किया, लेकिन उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि हम सब मिलकर भी उन्हें नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। भूतिया आकृतियां हमारे चारों ओर घेर ली थीं और हमें घेर कर हमारे खिलाफ भयानक तरीके से हमला कर रही थीं। हम सभी ने अपनी जान की रक्षा के लिए संघर्ष किया और किसी भी तरह से अनुष्ठान को पूरा करने की कोशिश की। इस दौरान कुछ यात्रियों ने अपनी जान गंवा दी। एक यात्री, जो हमारे समूह का एक महत्वपूर्ण सदस्य था, भूतिया आकृतियों के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। यह दृश्य बहुत ही दिल दहला देने वाला था और हमारे दिलों में गहरा आघात पैदा कर गया। अभी भी हम अनुष्ठान को पूरी तरह से करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भूतिया आकृतियां हमें बार-बार रोक रही थीं। हमने पूरी तरह से अपनी जान की परवाह किए बिना अनुष्ठान को पूरा करने की कोशिश की और भूतिया आकृतियों के हमलों का सामना किया। हमें यह महसूस हुआ कि अगर हम इस मुठभेड़ को हार गए तो हम सभी की जान खतरे में हो सकती है। भूतिया आकृतियों के साथ मुठभेड़ के दौरान हमने पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया और अनुष्ठान को पूरा करने की कोशिश की। भले ही कई यात्री अपनी जान गंवा चुके थे, लेकिन हमने अनुष्ठान के अंतिम चरण को पूरा किया। जैसे ही हमने आखिरी मंत्र का जाप किया, हमें महसूस हुआ कि भूतिया आकृतियां धीरे-धीरे शांत होने लगी हैं। मंदिर के अंदर की ऊर्जा में एक बदलाव आया। भूतिया आकृतियां अब पहले की तरह भयानक नहीं थीं। उनकी आंखों में गहरा शांति का भाव था और वे धीरे-धीरे गायब होने लगीं। हमें यह समझ में आ गया कि हमने अनुष्ठान को सही तरीके से पूरा किया है और आत्माओं की पीड़ा को समाप्त किया है। हमारे समूह के बाकी सदस्य अभी भी घायल और थके हुए थे, लेकिन हमें यकीन हो गया कि हम इस भयानक अनुभव से बाहर निकलने में सफल रहे हैं। हमने अपनी पूरी ताकत और साहस का उपयोग करके इस अनुष्ठान को पूरा किया और अपने साथियों को समेटा। हमने उन यात्रियों की याद में एक छोटा सा शोक समारोह आयोजित किया, जिन्होंने इस यात्रा के दौरान अपनी जान गंवाई थी। यह शोक समारोह बहुत ही भावुक और दिल दहला देने वाला था। हम सभी ने एक दूसरे का समर्थन किया और इस कठिन समय में एकजुट रहने की कोशिश की। हमने अपने घायल साथियों को प्राथमिक चिकित्सा दी और उन्हें आराम करने के लिए व्यवस्था की। जब सब कुछ शांत हो गया और भूतिया आकृतियां पूरी तरह से गायब हो गईं, तो हमने वापस लौटने की तैयारी की। मंदिर के खंडहर में हमने अनुष्ठान को पूरा कर दिया था और हमें विश्वास हो गया था कि हमने आत्माओं को मुक्त कर दिया है। भूतिया आकृतियां धीरे-धीरे गायब हो गई थीं और वातावरण में एक शांति फैल गई थी। हम सभी ने राहत की सांस ली और वापस लौटने की तैयारी की। हमें लगा कि हमने इस भयानक यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और अब हमें सुरक्षित घर लौटने का रास्ता मिल जाएगा। हमने अपनी यात्रा शुरू की और वापस ट्रेन की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम ट्रेन के पास पहुंचे, हमें लगा कि अब हमें यात्रा का अंतिम चरण पूरा करना है, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारी यात्रा की सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। जैसे ही हम ट्रेन के अंदर चढ़े और यात्रा शुरू हुई, हमें अचानक एक अजीब सी हिचकोले की अनुभूति हुई। ट्रेन की गति में एक असामान्य बदलाव आया और सभी यात्री अचंभित हो गए। कुछ ही क्षणों में ट्रेन पटरी से उतर गई और एक खतरनाक दुर्घटना हो गई। हमारे चारों ओर चीख चिल्लाहट और अफरा तफरी मच गई। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है और हमें क्या करना चाहिए। हमने देखा कि ट्रेन का एक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और यात्री अंदर फंसे हुए थे। कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए थे और कुछ ने अपनी जान गंवा दी थी।
हमें ये समझ में आ गया कि हमारी पूरी यात्रा और प्रयास व्यर्थ हो गए हैं। हमने जितनी मेहनत की थी उसका परिणाम इतना भयानक होगा, ये हमें कभी नहीं सोचा था। जैसे जैसे ट्रेन पटरी से उतरी, हम सभी ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर थी कि हम सब मिलकर भी कुछ नहीं कर पाए। घायल यात्री और मृत शरीर हमारे चारों ओर बिखरे हुए थे और कोई भी तुरंत मदद नहीं कर पा रहा था। ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद हम सब एक भयानक त्रासदी का सामना कर रहे थे। हमारी पूरी यात्रा, जो हमें आत्माओं की पीड़ा को समाप्त करने के लिए थी, अब एक असहनीय त्रासदी में बदल चुकी थी। ट्रेन के डिब्बों में चीख पुकार और अंधेरे का माहौल था। सभी यात्री घायल थे या मरे हुए थे और स्थिति नियंत्रण से बाहर थी। हमने अपने घायलों को प्राथमिक चिकित्सा देने की कोशिश की, लेकिन यह महसूस हुआ कि बहुत देर हो चुकी थी। कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो चुके थे और कुछ ने तुरंत ही अपनी जान गंवा दी। हमारे पास सीमित संसाधन थे और हम उन लोगों की मदद करने में असमर्थ थे जिन्हें बचाया जा सकता था। ट्रेन के बचे हुए हिस्सों को व्यवस्थित करने और घायलों को बाहर निकालने के लिए कुछ यात्री प्रयास कर रहे थे, लेकिन स्थिति इतनी भयावह थी कि किसी के लिए कुछ भी करना मुश्किल था। आसपास का माहौल और भी ज्यादा डरावना हो गया था और हम सबको यह समझ में आ गया था कि हम अब किसी भी तरह की मदद नहीं कर सकते। हमने सोचा कि कोई सहायता या बचाव दल आएगा, लेकिन समय बीतता गया और कोई भी मदद नहीं आई। हमें यह एहसास हुआ कि हमारी पूरी यात्रा एक त्रासदी में बदल चुकी है और हमें अब इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। घायलों और मृतकों की गिनती लगातार बढ़ती जा रही थी और हम सबकी आत्माएं टूट चुकी थीं। हमारी सारी मेहनत और प्रयास व्यर्थ हो गए थे और हम सब एक भयानक हादसे का शिकार हो गए थे। हमें अपने प्रियजनों को खोने का दुख था और हमारी स्थिति को देखकर हमें खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था। ट्रेन दुर्घटना के बाद हमने सोचा कि कोई बचाव दल जल्द ही आएगा और हमें इस त्रासदी से बाहर निकालेगा, लेकिन समय बीतता गया और कोई भी मदद नहीं आई। हम सब अपनी किस्मत के साथ संघर्ष कर रहे थे और हमारे आसपास की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। हमें यह महसूस हुआ कि हमारी पूरी यात्रा का कोई मतलब नहीं रह गया था। हमारे द्वारा किए गए अनुष्ठान का कोई परिणाम नहीं था और हमने जिन आत्माओं को मुक्त करने की कोशिश की थी, वे अब भी हमारे साथ थीं। हमारी मेहनत, संघर्ष और बलिदान व्यर्थ हो गए थे और हमने अपनी जान गंवाई। जैसे जैसे समय बीतता गया, हम सब ने अपने घायलों को देखा और उनकी अंतिम हालत को समझा। कई लोग अब भी मरने की प्रक्रिया में थे और हमें खुद को अपनी मौत के लिए तैयार करना पड़ा। हमारी पूरी यात्रा एक भयानक त्रासदी में बदल गई थी और हम सभी के दिलों में गहरा दुख और निराशा थी। जब कोई बचाव दल नहीं आया, हमें यह समझ में आ गया कि हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। हमें कोई नैतिक संदेश नहीं मिला, केवल एक भयानक अंत। हमारी यात्रा ने हमें सिर्फ दर्द और दुख दिया और अंततः हमें अपने जीवन की कीमत चुकानी पड़ी। हमारे द्वारा किए गए प्रयास, संघर्ष और बलिदान ने केवल एक निराशाजनक अंत दिया और हमें जीवन की कठोर सच्चाई का सामना करना पड़ा। हमारी यात्रा का कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ और हमने केवल एक बड़ी त्रासदी की चपेट में आकर अपनी जान गंवाई। कहानी समाप्त हुई और अब वक्त है हर रोज के किस्से की तरफ बढ़ने का। यह है हमारे वो सब्सक्राइबर्स जिन्होंने पिछली वीडियो पर कमेंट किया था। बरहज नगर, उत्तर प्रदेश से दयाशंकर जी, नेपाल से शिवम शाह जी, पंजाब से गुरजीत सांधू जी, उत्तर प्रदेश से नेहा जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी कहानियों को अंत तक सुनने के लिए। और अगर आप भी चाहते हो आपका नाम हमारे वीडियो में ऐसे ही लिया जाए, तो अभी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर हमें बताइए और इस वीडियो पर लाइक जरूर करिए। मैं आपका हॉरर हंटर मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और खौफनाक किस्से के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।